एक नजर मारने की जरूरत है। चल रहा है, कई बार नहीं भी बन पाता, 10th का ही सबसे बेकार बनता है ना। स्पाइनल कॉर्ड इज सिलेंड्रिकल structure. It extends from hind brain to lumbar region. कूल्हे तक जाता, पेल्विस रीजन। पेल्विस में ये जो पेल्विस रीजन है ना, पेल्विस में ही तो हमारी किडनी एंड केव्स हैं। ये देख लो, ये जो नीचे का बोन है यही तो पेल्विस रीजन है। ये रीजन क्या कहलाता है? इसी में ही ये जो नीचे नीचे इसका एक केस है ना, यही तो किडनी है, इसी पे तो हम लोग बैठते हैं। समझ में आई बात की नहीं? तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ तक जा रही बोलो? पेल्विस। तो ये हमारे थोरैक्स से एक्सटेंड होती है, दैट इज हाइंड ब्रेन से। तो कहाँ तक जाती है बताओ? पेल्विस। समझ में आ गई बात की नहीं? पेल्विस के ठीक ऊपर रीनल रीजन, जिसमें किडनी होती है, तो उसे रीनल आर्टरी कहते हैं। तो कहाँ गई ये पेल्विस बोन है। इस बोन का भी नाम क्या है बताओ? पेल्विस बोन। ओके, ये दोनों बोन, ये जो सबसे बड़ी हड्डी इनका नाम क्या है? पेल्विस बोन। तो ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से कहाँ तक गई बताइए? इट इज सबसे ऊपर की, दैट इज सर्वाइकल, उसके नीचे थोरासिक और उसके नीचे लंबर। समझ आ गई बात की नहीं? और उसके भी नीचे देखो तो वो जो 5 है ना, वो दैट इज कोकैक्स, इट इज फॉर पेल्विस। it has how many? "29 bones." Okay. And बात नहीं करो, it extends from bottom of hind brain to pelvis region. ठीक है? It is a part of CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन दिया गया, बुक की हेडिंग है हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड। इसके बारे में बताओ जरा एक दो लाइन अर्चिता। ब्रेन क्रेनियम में होता है और स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन। देखो ब्रेन को किसमें प्रोटेक्ट, हम लोग कौन है बताइए? क्या कॉर्डाटा, एनीमेलिया के कौन से 10 फाइलम्स हैं? फिर से समझो, जो 5 डिफरेंट फाइलम्स हैं उनमें एक एनीमेलिया भी है। किंगडम देखो, एनीमेलिया, प्लांटे, ठीक है, इसके अलावा फंगी, और फंगी से भी पहले क्या हो जाएगा? 2, these are मोनेरा, और फिर कौन सा होगा बोलो? प्रोटिस्टा। ये 5 किससे निकले हैं? दैट इज 5 किंगडम सिस्टम। ये पहले मैं कार्लस लिनास ने दिया है, जिसके जनक हैं। ये प्रोकैरियोटिक है, जिनमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। इनमें क्या है बताइए? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। यूकैरियोटिक 9th में पढ़ा है। उसके बाद सेल वॉल हो लेकिन सेलुलोज की ना हो, समझ आए? काइटिन की हो, तो फंगी हुआ, टूट तो जाता है ना, फंगी भी जो मशरूम खाते हैं। प्लांटे सेल वॉल सेलुलोज की है। इनमें एनीमेलिया सेल वॉल ही नहीं, देखो मुड़ रहा है, कोई टूट रहा है, और लौकी टूट जाती, सेल वॉल कट से टूटता, फंगी टूट जाता है, ये टूट रहा। सेल वॉल ना हो तो टूटता है कुछ नहीं। अब इनमें जो 10 अलग अलग, ठीक है,
These are phylums. वो 10 डिवीजन ये सब यहाँ पे लिखे पूरे 10 का ही रैंक है। तो दैट इज आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, सीलेंट्रेटा, ये सब प्लेटिहेलमिन्थेस, ये पूरे बने क्लास 9th का ये पूरा एट्रीब्यूटेड है। तो इसमें अब आप देख लो अलग अलग तरीके के हैं। सीलेंट्रेटा, लेंट्रेटा, इसी तरीके से पॉरीफेरा, मोलस्का, जो अलग अलग सीप होती है, हमें ज़्यादा लेना देना नहीं, आगे क्लास में तो आप पढ़ोगे, 9th से रिलेटेड है ना, लेकिन फिर भी अलग अलग है। किसी में हाइड्रा आएगा, किसी में जेली फिश आएगी, किसी में वो आएगा जिसके ऊपर कवरिंग होती है, चलता नहीं, स्नेल, ऐसे बहुत सारे होंगे। और इन सब के अलावा जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो एनिमेलिया कहीं है सब, ये सब क्या है, इनमें सेल वॉल किसी में नहीं है। और ऐसे ऐसे करके ऑर्थोपोडा भी तुम लोगों ने देखा है क्या, ऑर्थोपोडा। और इसके अलावा ऑर्थोपोडा कीड़े मकोड़े, ये जितने भी ये सारे हैं ना बिच्छू वाले, देखो लिखा है नहीं ऑर्थोपोडा, ये पूरा उन्हीं का तो ग्रुप है। मोलस्का का वो ग्रुप है, एनिलिडा, इसी तरीके से प्लेटिहेलमिन्थेस जो फ्लैट वॉर्म होते हैं, तो अलग अलग सब हैं। इसी तरीके से मोलस्का हो गया, और क्या लिखा है, दैट इज एनिलिडा। एनिलिडा में अर्थवॉर्म आएगा, ये आगे की क्लास में पढ़ोगे, फिर और पढ़ोगे। लेकिन मुझे तो इसके जो 10वां ये है डिवीजन, उसको कहते हैं कॉर्डाटा, क्योंकि हमको तो स्पाइनल कॉर्ड पढ़नी है। तो इसका जो 10 डिवीजन, पहले तुमको 5 किंगडम सिस्टम समझाया, ठीक है। यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, न्यूक्लियस डिफाइन नहीं है, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, having cell wall but cannot do photosynthesis, heterotropic, multicellular, autotropic, multicellular, heterotropic but not having cell wall। गुण बात समझ आ गई। फिर इनके 10 डिवीजन हैं, धीरे धीरे बढ़ते हुए, ये हम इवोल्यूशन चैप्टर में फिर से पढ़ लेंगे, वहाँ पे ये पकड़ में आ जाएगी, समझ में आई बात। तो 10वां कौन सा बताइए। धीरे धीरे आपने देखा कि शुरुआत के जो है हाइड्रा, इनमें कुछ नोटोकॉर्ड थी। नोटोकॉर्ड का मतलब है कि कुछ ऐसा, देख लो, ह्यूमन ब्रेन एनाटॉमी, ये देखो, ये नोटोकॉर्ड के साथ दिखा रही है। और फिर उसको देखना, ये जो छोटी लड़की है ये नोटोकॉर्ड, ये और ये एक केस में this thick band of white matter right here is called the corpus callosum. What it does is it connects the two cerebral hemispheres. So you can see behind this thick band of connective tissue, there is the left hemisphere. Well, the right hemisphere obviously would be where my hand is. The human brain. These are real human brains, and they came from individuals who directly consented to donate their body to science after death. The brain is connected to this long tail, or spinal cord. Messages travel. These are real human brains, and they came and voluntary movement. The parietal lobe processes sensory information like taste. ये पूरा नर्वस सिस्टम से निकाल के रखा है। पूरी ग्रुप से 29 बोन है, 31 नर्व्स का है। अगर क्वेश्चन आ ये देखो, ये अलग अलग लोग हैं लेकिन हमें Do you see this thing right here? This is called तो the तुम्हें ये heart. पता चल गया, The ठीक है। नाउ ह्यूमन ब्रेन के बारे में आपको नोटोकॉर्ड समझ में आ गई। नाउ ब्रेन ऑफ काउ, ये काउ का ब्रेन है। अलग अलग जानवरों का Welcome to ब्रेन North Community College Anatomy. This is Dr. Ray Hartung and for your notes. ये देखो, ये देखो, ये ऐसे ही मारते हैं, हथौड़े से निकाले जाते हैं हम लोगों में। हमें बताया था सूचर होता है,
There we go. Sagittal fissure. मैं ये दिखा नहीं रहा है, ये तो The दिखा रहा है। transverse fissure has been cut अब दिखा रहा है, कितनी छोटी ब्रेन है, instead of cutting the optic nerves, what I had इसको was तो the और optic क्या पता nerve. चले। So that's after the optic. सही है, तो तुम्हें ह्यूमन ब्रेन समझ में आया। अल्टीमेटली आपको नोटोकॉर्ड समझ में आया। नोटोकॉर्ड जो है वही किसमें होता है, बोन केस में होता है। द बोनी केस अलोंग विद नोटोकॉर्ड कुछ लोगों में, जैसे बेलानोग्लोसस यहाँ रखा हुआ है, बेलानोग्लोसस में जो नोटोकॉर्ड है उसके ऊपर बोनी केस नहीं था। मैंने आपको तो प्रोटोकॉर्डाटा बताया ही नहीं, सीधा कॉर्डाटा बता दिया। प्रोटोकॉर्डाटा में जो शुरू में जिनमें नोटोकॉर्ड है ना, उनके ऊपर बोन नहीं था, अंदर इंटरनल बोन एब्सेंट थे। तुम शुरुआत में देख लो, जैसे कईयों में सोचने समझने की क्षमता ही नहीं होती। बताओ, अर्थवाम इन सब में कहीं नोटोकॉर्ड होता है? नोटोकॉर्ड का ब्रेन तक नहीं होता। फिर धीरे धीरे ब्रेन डेवलप हुआ, ब्रेन के साथ पूरी बॉडी में एक नोटोकॉर्ड डेवलप हुई। उसके बाद क्या हुआ बताइए? उसके बाद जो बने जिनके पास नोटोकॉर्ड भी थी और साथ में इट वाज एंगेज्ड इन बोनी स्ट्रक्चर। बताओ, काऊ में क्या बोन में होती है? हाँ, वो पूरा जो पीछे का बैक बोन है उसी पे तो हम लोग बैठ के सवारी करते हैं। इवन जो भी मछली जिसको हम खाते हैं छील के, वो बोन है उसके बीच की, उसके अंदर नोटोकॉर्ड है। इसका मतलब है प्रोटोकॉर्डाटा में नोटोकॉर्ड थी, लेकिन क्या वो बोन में थी? यहाँ से ही सोचने समझने की क्षमता, ये बेलानोग्लोसस है। किसी दिन दिखा देंगे अगले चैप्टर में, ठीक है, रखा हुआ। अब यहाँ देखो, हम कॉर्डाटा हैं। कौन है? तो कॉर्डाटा में क्या होगा बताओ? नोटोकॉर्ड इन बोनी केज, स्ट्रक्चर ये ज्यादा प्रोटेक्टेड है। और इसके 5 कौन से हैं बताओ जरा। सबसे पहले कौन हुआ बताइए? फिशेस। फिर क्या हुआ? फिशेस है, फिर एम्फीबिया, और फिर उसके बाद रेप्टाइल, फिर इसके बाद दैट इज एविस, और फिर उसके बाद मैमल। इतना तुम्हें समझ में आ गया बोनी स्ट्रक्चर में, ये पहले भी हमने बताया है। अब इनमें जिनमें भी नोटोकॉर्ड, इन सब में तो बोन होती है ना। बोन होने के बाद सबसे पहले धरती में सब पानी था, तो सब फिशेज ही थी, मछलियाँ। उनमें कंपटीशन बढ़ा, कुछ जमीन थी, लोगों ने भगाना शुरू किया। तो जो कुछ लोग थे बोले यहाँ तो कंपटीशन है खाने के लिए, तो वो लोग उछल के कहाँ आ गए बताओ? धरती पर। फिशेज का मतलब फिशेज। तो जो धरती पर आ गए, क्या उनको भी अभी जाने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी में जाना पड़ता था? जैसे मेंढक, फ्रॉग। तो वो एम्फीबियंस जो दोनों में जिए, एम्फीबायोज, एम्फी का मतलब बोथ, जमीन पे वो क्या करते हैं? प्रॉपिंग करते हैं, लेकिन पानी में क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन। तो वहां से निकल के आ गए फ्रॉग। फिर कभी कभी यही फ्रॉग बहुत दूर निकल गए और कहें रिप्रोडक्शन के लिए कहाँ कोई पानी में जाए, चलो वहीं अंडे दे देते हैं। तो ऐसे में वो रेप्टाइल कहलाए, सरीसृप, सड़क के चलने वाले, रेंग के चलने वाले, क्रीपर्स, जैसे कि लिजर्ड, क्रोकोडाइल, डायनासोर्स। वही है, उसका वही है जिसके छोटे पैर हो, जैसे डायनासोर छिपकली ही है। अब आज की छिपकली मोस्टली अब जो सब चल रहे हैं वो कैसे बताइए? सब क्रीपर्स ही तो हैं। रेप्टाइल्स का मतलब है सरीसृप, जो सांप हो गया, वो सब इसी कैटेगरी, समझ आई? अब लेकिन जब ये यहाँ पर दे रहे थे, फिर यहाँ पर भी क्या हुआ कि कंपटीशन हो गया अर्थ पे भी, तो ये लोग अब उड़ना शुरू कर दिए। और क्या कहना है बताइए? एविस का क्या मतलब हुआ? बस। लेकिन जब ये उड़ते थे तो इनके अंडे पीछे से रेप्टाइल खा जाते। बोले तुम हमारे अंडे खाते हो, अब हम पेटी में बच्चा रखेंगे, सीधा बच्चा देंगे। हम बच्चे अंडे को देख रेख करेंगे, खाना ढूंढे। तो ये सब हम लोगों का इवोल्यूशन है। समझ आई बात कि नहीं भाई? चिड़िया रख के जाती है, पीछे से सांप खा लेता है, तो वो अंडे को देखे कि उनके लिए खाना लेके आए।
सही बात है कि नहीं? तो हम लोगों ने 9 मंथ तक रखने शुरू कर दिया, अदरवाइज ये सभी, ये कौन से बताइए, ओवी पेरस, और हम क्या हैं, वीवी पेरस। जो मदर्स वॉम्ब में बच्चे को रखे उसे क्या कहेंगे, बोलो, वीवी पेरस। और जो ओवा दे विच ले एग्स, दे आर ओवी पेरस। विच गिव बर्थ टू यंग वंस, उनको क्या कहेंगे, मैमल्स। समझ आ गई? तो हम लोग अपने बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं तो हम स्तनधारी कहलाएं, और ये क्या कहलाए, ओवी पेरस, और ये बेबी पेरस। लेकिन हमको इन सब से क्या, हमको तो स्पाइनल कॉर्ड से मतलब, समझ आई? तो इसलिए हमें कॉर्डाटा से मतलब हुआ। तो इसलिए हमने क्या बताया, हाउ आर डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि इन्होंने बात कर दी कि हम कॉर्डाटा, इसलिए अर्चिता ने क्या हम लोग को बताया, सर वी आर कॉर्डाटा बिकॉज अवर नोटोकॉर्ड इज प्रोटेक्टेड इन ए बोनी केज। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने हम लोग को बताई है, इस चीज को हम भी लेकिन कि अवर नोटोकॉर्ड इज प्रोटेक्टेड इन बोनी केज, कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। इसको ये भी कह सकते हैं, स्पाइन भी कह सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। और नहीं तो इतना न समझ में आए तो मेरु रज्जु कह दो। ये कॉमन है क्योंकि घर में जो बूढ़े पुरानिया है, पुरखे पुरानिया, यही सब तो कहते हैं, भैया तुम्हारी मेरु रज्जु खराब है, बोलते हैं कि नहीं? तो ये एक साइंटिफिक नेम है। एंड आवर ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन क्रेनियम और स्कल। हमारा ब्रेन किस में प्रोटेक्टेड है, आवर ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन बोनी केज कॉल्ड क्रेनियम, स्कल और खोपड़ी। हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, तो इसके बारे में हमने सारी चीजें बता दी हैं। स्पेसिफिक प्रोटीन, उनमें स्पेसिफिक प्रोटीन्स होता है, तो वो क्या करती हैं कि हमारे नर्वस में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करती हैं। तो इसके बारे में अब हम बात करते हैं। इन्होंने कहा कैसे होता होगा, दे रिलीज, यहाँ पर सुनो, दे रिलीज बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, दे एक्टिवेट स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन दैट इज नोन एज कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। उसे क्या कहेंगे, तो स्पेसिफिक प्रोटीन है भाई। अगर मान लीजिए यहाँ से एक कमांड आई कि हाथ उठाना है, यहाँ गर्म लग रहा है, तो एक प्रोटीन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया, एक प्रोटीन है यहाँ जो कि एक्टिवेट हो गया, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, तो उसके एक्टिवेट होने से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई। यही तो रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब जरा देखें कि इसमें कहीं भी स्पेसिफिक प्रोटीन है या हार्मोन है तो उनके लिए हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कि कहाँ से क्या हो रहा है उसको हम अलग से देखेंगे। ओके, नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेज नंबर 119, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग? Reflex action is a rapid automatic response to stimulus एक चीज और देखने को पता है, रिफ्लेक्स एक्शन कम्स अंडर ऑटोनोमस सिस्टम, या फिर इसको अलग से ही रखा गया है। ऑटोनोमस सिस्टम में ही कुछ रिफ्लेक्स एक्शन है, बट तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ऑटोनोमस भी है, यही है ना, और इसका देखेंगे, बट ये ऑटोनोमस भी है।
देखो इसमें यहाँ इन्होंने ऑटोमेटिक लिख दिया, एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, या इस तरीके से कह सकते हैं कि प्री मेड, पहले से प्रिपेयर्ड है ना, प्रिपेयर्ड इन एडवांस, ऑटोमेटिक एडवांस। और इट इज द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस विच इज नॉट अंडर वॉलेंटरी कंट्रोल। कंट्रोल ऑफ ब्रेन, ब्रेन इसे कुछ नहीं कर सकता, ये तुरंत होने वाला एक्शन है। इट इज ए काइंड ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शन। And at most of the time only spinal cord is involved in it, है ना। रिफ्लेक्स एक्शन में ज्यादातर समय क्या होता है, मोस्टली कंप्लीटेड या एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड का मतलब इसका कार्यान्वयन या निष्पादन बाय स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सारा रिफ्लेक्स एक्शन है। सबसे पहले ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, ये जल्दी होता है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है। लेकिन वॉकिंग ऐसा नहीं है, वॉकिंग इज ए, ठीक है, ये वॉलंटरी एक्शन है, इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है। अगर ब्रेन बहुत दिनों तक तुमने, नया बच्चा वॉकिंग करेगा 1 साल का तो ऐसे ऐसे चलेगा जैसे उल्ट गिर ना जाए, लेकिन वही अब हम लोग को चलने में सोचना पड़ता है, चलो वॉक करें, बहुत करें तो कैट वॉक में सोचना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो नहीं सोचना पड़ता है। तो अब वॉकिंग हम लोग ऐसे करते चले जाते हैं, चलते, कौन सोचता है कि ये पैर रखें कि वो पैर रखें। तो फिर भी उसी ब्रेन ने अपना काम किसको दे दिया है, हाइंड ब्रेन को दे दिया कि ठीक है अब हम इसको माइंड में नहीं रखना चाहते हैं। साइकिलिंग जैसे शुरू में हम चलाते समय डरते हैं, बाद में रिया अपने मन से चलाती है साइकिल, नहीं साइकिल चलाती हो, तो अब हम लोग साइकिलिंग के लिए कुछ है क्या, तो ये है। अब दिव्या साइकिल लेके जाती है पैदल, सब अलग अलग है सबका केस। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारी कल्चर रहती है सर। चलिए ओके, तो वॉकिंग के बारे में लिखो। वॉकिंग कैसा है, लिखे वॉकिंग इज वॉलंटरी एक्शन, वो इनवॉलंटरी था। और ये कौन करता है बोलो, एग्जीक्यूटेड बाय ब्रेन। और क्या चीज होगी, इट इन्वॉल्व्स, वो बाईपासेस है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, और जबकि वो क्या है, इट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अरे जैसे कभी तेज चलना है, कभी तो है ब्रिस्क वॉकिंग करना है, वो कहेंगे ब्रिस्कली वॉक, तेज तेज चलाते हैं, स्लोली वॉक, ऐसा होता है कि नहीं, ये करते हैं हम लोग। तो वॉकिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। 10 तरह के लोग लिखेंगे तुमको सड़क पर, सब अलग अलग तरीके से वॉक करते हैं। प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। आजकल तो फेसबुक वॉक है, हाथ मोबाइल लेके सामने गड्ढा हो, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे हैं। वन इज सीइंग मोबाइल एंड आफ्टर 13 स्टेप ही वाज इन पिट, कैलकुलेट व्हाट इज द टाइम, ऐसा क्वेश्चन आता है। चलिए नाउ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बोथ आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस, क्योंकि वहां से होके ही तो जाएगा ब्रेन, और उसमें सिर्फ कौन था, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड both are involved in this process. Okay. What happens at the synapse between two neurons? इसको फिर से लिखेंगे। Synapse is microscopic gap
adjacent neurons. ठीक है. When electrical impulse carrying message pass through this bridge, गैप है तो ये ब्रिज ही कहा जाएगा. Then a chemical substance neurotransmitter is released by one neuron and it is correctly detected by dendritic end of other neuron. And later on converted into similar kind of electrical impulse. जैसा electrical impulse आया था तो बीच में वहां पर यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, बहुत सारे छोड़ दिए न्यूरोट्रांसमीटर, इसके ऊपर रिसेप्टर्स थे, उन्होंने करेक्टली रिसीव किया और रिसीव करने के बाद क्या सिमिलर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आगे बढ़ गए. सही है. इनटू सिमिलर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. Question number 3. What part of brain? Now, अंशुप्रिया, हमारे पोस्चर और हमारे इक्विलिब्रियम को कौन मेंटेन करता है? That is cerebellum. यानी हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट है? cerebellum. सही है. How do we detect the smell of agarbatti? When agarbatti, that is incense stick, burns, then it has a characteristic pleasant smell. Which is detected by receptor present in nose. बोलो ना मन, कौन है वे रिसेप्टर जो हमारी नोज में है, जो इसको स्मेल कर बोला? All detected by receptors present in nostrils. नोज है और नोज के अंदर ये दोनों नथुने, नथुने से ही तो नथुनी वर्ड बना है, नथुनों में नथुनी पहनी क्या, ठीक है कि नहीं? तो दैट इज उसी के अंदर ऑल फैक्ट्री नर्व्स हैं, ये सेल्स हैं. ओके, तो क्या होगा? रिसेप्टर्स तो प्रेजेंट इन नॉस्ट्रिल्स. अब क्या होगा बताइए? sensory neurons pick up these olfactory receptors. इनका नाम लिख सकते हो. These are olfactory receptors. All receptors. अब इनसे कौन ले लेगा बताओ? Sensory neurons picks up this message and transport it. कहाँ तक ले जाएंगे?
to brain. Sensory neuron pick up this message, convert it into electrical signal, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या सिग्नल दोनों एक ही बात है, एंड send it to brain. Brain analyze it as smell of incense stick. Analyze करेगा and detect it. कि पहले हम जब अगरबत्ती के पास रहे या मंदिर में रहे तो ऐसी स्मेल आई है, जरूर कहीं अगरबत्ती चल रही वही स्मेल आई है, वो उसको प्रीवियस हिस्ट्री से एसोसिएट कर लेता है। तुमने ना भी देखी हो, सिर्फ बैठी हो और मम्मी पूजा कर रही हैं तो तुम्हें पता चल जाएगा कि प्रीवियस इंस्टेंट में जब सामने अगरबत्ती जल रही थी तो ऐसी, तो किसने रिलेट किया? ये ब्रेन नहीं तो रिलेट किया। सो एंड डिटेक्ट इट एज स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक। Fifth question. What is the role of brain in reflex action? Now, reflex action takes place in spinal cord. उसी कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया। ठीक है, when action is taken, then the complete information is sent to brain for regularization। कि हमने ऐसा कर दिया, क्या मैं आगे भी ऐसा करता रहूं? तो ब्रेन देखेगा नहीं, तुम आगे ऐसा नहीं कर सकते, तुमने इतना महंगा कब तोड़ दिया, अब आगे से देखना कि अगर वो महंगा हुआ हमसे पूछ लेना, जैसे कहकर गरम लगा छोड़ दिया, नो यू कैन नॉट डू इट, इट विल हार्म यू। ऐसा वो कर सकते, ब्रेन ये ऐसा ना भेजे, वो हमेशा फिर छोड़ता ही रहेगा, फिर कोई भी चीज़ है छोड़ेगा गर्म है, तो उसे ऐसा नहीं करना। ब्रेन के पास रेगुलराइजेशन के लिए जाएगा, ब्रेन कहेगा ओके यू हैव डन करेक्टली, कीप ऑन डूइंग दिस, इसी को रेगुलराइजेशन। तो ब्रेन को बाद में सारी घटना बता दी जाती है, ऐसा था ऐसा कर दिया, क्या आगे भी करें? ओके करें। चलो आगे देखो, दैट इज अब हम देखेंगे प्लांट का, बाद में देख लेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। देखो पहले हम लोगों ने न्यूरॉन का देख लिया ना, चलिए बताओ। ठीक है, so our control and coordination is done by two systems. One is nervous system, ठीक है, और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। इसको तंत्रिका तंत्र कहेंगे और इसको कहेंगे अंतःस्रावी तंत्र। इसका मतलब क्या है? देखो नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने देख लिया था, एक पीएनएस था,
एक सीएनएस था, फिर एक क्या था बोलो, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पीएनएस, और एक है सिंपैथेटिक, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, इसी में और भी लिखो। एक ऑटोनॉमस था, ऑटोनॉमस, और दूसरा कैसा था, वॉलंटरी। ऑटोनॉमस में कौन से थे, एक था पैरा सिंपैथेटिक और दूसरा कैसा था, सिंपैथेटिक, जो एक्स्ट्रा एनर्जी लेता है, हमको निकाल देता है जब कभी डूम्स डे में या किसी तरीके से हम ऐसे होते हैं, उदास होते हैं। और दूसरा कौन सा है कि हमको नॉर्मल कंडीशन में बनाए रखता नहीं। और दूसरा देखो ये क्या है बताओ, हमारे इसको लिख लिया, ये नोट किया, चलो अब देखो दो तरीके के होते हैं, एक हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, एक एक्सोक्राइन सिस्टम। एक्सोक्राइन सिस्टम का क्या मतलब है, ये बहिश्रावी तंत्र जिसके इट रिलीजेस इट्स जूसेस और एंजाइम्स, सही है, ये क्या करेगा, नॉट इनटू ब्लड, इट रिलीजेस इट्स जूसेस नॉट इनटू ब्लड, ब्लड में ना करे। अब जरा चीज देखिए, हम लोग जानते हैं प्रोटीन तीन तरीके के हैं, कौन कौन से तरीके के हैं, प्रोटीन एक स्ट्रक्चरल है, एक क्या बताइए, ठीक है, दैट इज एक स्ट्रक्चरल हो गया, एक फंक्शनल और एक है हार्मोनल, तीन चीजें हैं। स्ट्रक्चरल का मतलब है कि जो किसी भी सेल के स्ट्रक्चर में काम आए, जैसे हमें मालूम है हर सेल है, तो हर सेल का सेल मेम्ब्रेन किसका बना है बताओ, प्रोटीन प्लस, तो इसी से तो स्ट्रक्चर बना, ठीक है। अच्छा कुछ ऐसे हैं जो फंक्शनल प्रोटीन है, फंक्शनल प्रोटीन का क्या मतलब है कि दैट इज, यही तीन प्रोटीन बताते हैं ना, ठीक है। सो हमारी बॉडी में जितना भी काम होगा, बहुत सारे काम है, जैसे पेप्सिन है ना, ट्रिप्सिन, वो हार्मोन नहीं है, लेकिन वो क्या हमारे खाने को पचाते हैं, क्या डाइजेस्ट करते हैं, तो इनको क्या कहेंगे बताइए, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ऐसे हो जाए, ये सब है। ये चीज क्या है बताइए, या और भी कुछ हो सकता है, इंसुलिन, इंसुलिन तो खैर ब्लड में होता है, ब्लड में जाएगा कि नहीं, हमारे ग्लूकोज को तोड़ेगा ब्लड से ग्लूकोज, लेकिन हम हमारे पैंक्रियास से क्या क्या चीजें निकलती हैं, लाइपेज निकलता है, अमाइलेज निकलता है, ये सब निकलती है, वो हमारे खाने में जाएगा। तो जो चीज अदर देन ब्लड जाए, खाने में चली जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम में चली जाए, ब्लड में तो नहीं गई, अदर देन ब्लड गई, तो इस तरीके से वो एक्सोक्राइन ग्लैंड में आएगी। पैंक्रियाज एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि वो क्या करती बताओ, ये देखो, ये जे शेप स्टमक है और इसके पीछे क्या है, पैंक्रियास है कि नहीं है, वो दोनों बता रहा हूं ना। अब ये देखो, पहले ये पैंक्रियास है, तो पैंक्रियास क्या करेगा बताओ, ये अपने जूसेस को किस में डाल देगा, इंटेस्टाइन, किस में डालेगा, इसके पीछे होता है, ओके, पीछे बना दो, वो आपको दिखाया था ना सिमुलेटर पैंक्रियास का, उसमें रखा हुआ है, तो यहाँ से इसमें डाल देगा। अब बताओ ये क्या करेगा बताओ, क्या क्या डालेगा, लाइपेज और क्या डालेगा, ट्रिप्सिन और अमाइलेज भी डालेगा। तो ये सब फंक्शनल प्रोटीन हुए, लेकिन ये कुछ चीजें ब्लड में भी डालता है, इंसुलिन डालता है, इंसुलिन डालेगा, तो इंसुलिन हार्मोनल है, ठीक है। तो हमने ये देखा, अगर हम आपसे पूछें हमारी बॉडी के कोई 2-3 एक्सोक्राइन ग्लैंड बता दो, 3 ही बता दो, हाँ एक्सोक्राइन बताओ, बहिश्रावी तंत्र के बताओ, एक तो पैनक्रियास और सलेवरी ग्लैंड, टंग हो गई, और लीवर भी है,
लीवर जितनी चीज़ें हैं वो जैसे उसमें बाइल जूस है, तो वो एक तरीके बाइल डक्ट है, लीवर भी इस तरीके, और एक है स्टमक। स्टमक खुद एक ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड, और वो अपना सारा खाने में ही तो डालता है। तो अगर आपसे पूछा जाए एक्सोक्राइन ग्लैंड तो 4 है, अभी इसमें से पैंक्रियास दूसरी भी निकलेगी, लेकिन वो एक्सोक्राइन भी है एज वेल। तो कौन कौन सी बताई? पैंक्रियास अग्नाशय, दैट इज स्टमक अमाशय, और क्या बताया? दैट इज टंग हो गई, सैलिवरी ग्लैंड्स हो गई, ठीक है, टंग लिख लो, टंग में वो ग्लैंड हो जाएगी। तो एंडोक्राइन सिस्टम में ऐसी ग्लैंड्स होती हैं। और भी एक बताया था, कौन सा? लीवर, ठीक है। इन सब के बारे में तुम्हें समझ में आ गया। ये लोग ब्लड में नहीं सेक्रीट करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब हम किसकी बात करेंगे बताइए? नाउ दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बुक के लास्ट पेज, इसी चैप्टर के लास्ट पेज में बनी है, देख लो तो हमें पता चल जाएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड आपको दिखा दें। सर एक टाइप वो होता है ना जिसमें एंडो एक्सो जो दोनों होते हैं उनका नाम होता है, देख लेंगे उनका क्या अगर ऐसा। एंडोक्राइन सिस्टम पीछे हमारे तो इसमें ग्लैंड है, जो दिखाएंगे इनकी लोकेशन पता चल जाएगी। ओके, चलो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में देखिए। Hormones. Hormones are chemical substance which coordinate the activity of living organism. Hormones are chemical substance which coordinate. सर इसमें तो एंडोक्राइन में स्टमक लिखा हुआ है। एंडोक्राइन अभी चेक करते हैं अगर ऐसा दिखा स्टमक भी एंडोक्राइन, स्टमक क्या डालता होगा चेक कर लेते हैं। हाउ में तो नहीं लिखा सर, नहीं लिखा, इसमें लिखा है तो अभी चेक करेंगे, फिर नेट से सब पता चल जाएगा। विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज, द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। These are a kind of protein which are produced in a very small amount in body and released by endocrine glands. सीधी बात कर देना, समझ में आया? एंजाइम्स थे या फंक्शनल प्रोटीन थे, उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड ने रिलीज किया था। और लेकिन ये जो अभी तुम्हें 3 प्रोटीन बताए थे, बोलो जो फंक्शनल प्रोटीन थे उसने उसे किसने किया? एक्सोक्राइन ग्लैंड ने। और बोलो हार्मोन कौन करेगा? एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए फंक्शनल प्रोटीन को तुम्हें बताया था, प्रोटीन के कौन कौन से टाइप बताए थे? प्रोटीन एक स्ट्रक्चरल था और एक फंक्शनल था। जब मैं फंक्शनल प्रोटीन की बात करूं तो तुम कैटलिस्ट समझना। These are biocatalysts which are made in a very small amount, ठीक है। एंड ये क्या करते हैं?
हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दैट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म करते हैं। तो यही है। अब जब मैं तीसरी बात करूं, फंक्शनल है, और तीसरा कौन सा है, हार्मोनल। हार्मोनल प्रोटीन क्या करेंगे, डायरेक्शनल ग्रोथ देंगे। और ये किसके लिए होते हैं बताइए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ये उत्प्रेरक है। जैसे लाइपेज, अमाइलेज, सब इसमें आएंगे और इसमें आएंगे। टोटल 200 तरीके के प्रोटीन है जिसको आप 11th में आपको सब बता दिए जाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ 3 के बारे में। Hormones are chemical substance which coordinate the activity of living organism. They give us directional growth. जहां जो चीज होती है, अगर हाथ यहां से निकल जाए तो लोग डरने लग जाएंगे, सही नहीं। किसी में बकासुर, नरकासुर में कहीं कहीं कुछ निकल आता है, हम लोगों में ऐसा नहीं है। तो डायरेक्शनल ग्रोथ होता है। नाउ हार्मोन्स आर, ये क्या करेंगे बताइए, These are a chemical substance, kind of protein, These are a kind of protein which are released in a very small amount. कौन इसे सेक्रेट करेगा, बाई, कौन आ रहा है? इसी का नाम है, तो छोड़ दो, बता दिया, प्रोसीजर कर दिया, सब तुम्हारे हाथ में है, तुम ही मेन हो। सही है, चलो। इट इज रिलीज इन ए वेरी स्मॉल अमाउंट बाई एंडोक्राइन ग्लैंड। ये बहुत थोड़ी मात्रा में अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अब देखो, ऑल्सो एक और भी चीज है, इट गिव्स अस ए डायरेक्शनल ग्रोथ। हमको डायरेक्शनल ग्रोथ देते हैं, लड़के को लड़का बनाएंगे, लड़की को लड़की। अगर लड़कियों की दाढ़ी निकल आए तो उनके लिए अच्छा नहीं, और बॉयज के अगर मेमोरी ग्लैंड्स आ जाए या बड़े हो जाए तो फिर उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। मस्कुलर बॉडी होनी चाहिए, हार्ड, हाथ कोई मारे तो हाथ टूट जाए, है ना चाहिए। ये कौन देता है, इट इज, अगर हार्मोन का जिसकी बॉडी में बैलेंस है वो लड़का अपने ग्रुप में चहका चहका फिरेगा, अच्छा लोग कहेंगे और कैसे हो बॉस। और लड़की में अगर पूरे फीचर्स हैं जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को, वो अपनी ग्रुप में चहकी चहकी फिरेगी, ऐसा होता है। तो ये चीज होती है। तो हार्मोन की ही महिमा है जो वेदों में गाई गई, दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। इट गिव्स अस ए डायरेक्शनल ग्रोथ। इट, और जरा सा हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाए तो लोगों को भीख भी नहीं देते। ट्रांसजेंडर को कौन भीख देता? ओके, अब हम बात करते हैं। चलिए, हार्मोन हमारी बॉडी में थोड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं। कुछ इसके फीचर्स लिखो, क्या क्या हैं ये। These are poured directly into blood. These are poured directly into blood. दूसरा, These are ductless gland. Ductless gland है, ये देख लो, उधर लीवर देखो, ऐसे लीवर दिखा है क्या? कैसे दिखा? ऐसे लीवर है, और इसमें एक छेद है, तो इसको कहते हैं बाइल डक्ट। बाइल डक्ट, बाइल डक्ट किसमें है? गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर को क्या कहते हैं? पित्त की थैली, जो कि यकृत में उपस्थित है। तो गाल ब्लैडर में डक्ट है, उस डक्ट से जो जूस निकलता है उसे कहते हैं बाइल जूस। वो ग्रीन, येलो ग्रीन कलर का होता है। डक्ट वो चीज होती है जिसको तुम लोग कहते हो, एक मम्मी बोलती है कि जाओ नमन डक्ट टेप ले आओ, वो टंकी में छेद हो गया।
अच्छा, डक्ट टेप लगाया, पानी की टंकी टकाटक। डक्ट को छेद कहते हैं भाई। तो डक्टलेस, इन डक्ट्स को बंद करते हो, इसमें पता ही नहीं चलता कहां से निकल रहा। तो बोलो ये कैसी ग्लैंड्स हुई? सो दीज आर सेक्रेटेड बाय डक्टलेस ग्लैंड्स। ऐसी ग्लैंड्स में पता ही नहीं चलता निकल कहां से, उसमें कोई बड़ा छेद नहीं है, बस रिस रहा है। समझ में आ गई बात? तो दीज आर सेक्रेटेड बाय। ऐसे तुमको मैंने स्टमक में भी तो बताया था कि ये जो जे शेप है उसमें अंदर कुल्हड़ बनी हुई है, तो चीजें निकलती होंगी कि नहीं। ऐसे बहुत सारे ऐसे जे शेप हैं कि नहीं, उसमें जूस है वो निकलता था। ये वीडियो देखा हो तो वीडियो में भी हमने दिखाया था, ऐसे जूस इसमें निकलता। सैलिवरी ग्लैंड में भी अंदर तुम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, तो उसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियल था, फिर ग्लैंडुलर भी तो था। तो जहाँ पर हमने दिखाया था कि बहुत सारे ऐसे जब होते हैं तो उनमें अंदर अंदर ग्लैंड्स होती हैं। ये टंग का स्ट्रक्चर दिखाया था कि नहीं, और यही फिर इसी में ये देखो, फिर मान लीजिए ये, तो अब ये कुत्ते का मुंह तो इसकी नाक होगी, अब जो भी हो, तो यही इसी से तो ये सब निकला, कुल्हड़ से होगी ना। उसके सामने हमारे घर में चीकू के सामने रोटी रख दो, ऐसे बारिश होती है, लगता है जमीन ही गंदी कर देगी। क्या सलाइगा नहीं करती। हम लोगों में तो मुंह में रह जाती है, हम लोग शरीफ है नहीं, दावत में रहेंगे उधर देखते रहेंगे बात और कैसे हो देख उधर रहे और बात इधर। देखिए these are secreted by ductless gland। अच्छा और क्या बताया गया? The site of release is somewhere other than the target organ। टारगेट ऑर्गन कहीं है, यहां से रिलीज हुआ सब कहीं पर है। जैसे एड्रीनल है, एड्रीनल ग्लैंड है ना हमारे, इसके ऊपर है नहीं, दो एड्रीनल ग्लैंड जो मुकुट रखे हुए हैं किडनी के ऊपर, तो यहां से रिलीज होगा। लेकिन ये हमको संकट से बचाएगा, पैर उछल जाएंगे, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हर चीज है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं टेस्टोस्टेरोन कहीं है, वहां से टेस्टोस्टेरोन से जो है टेस्टोस्टेरोन निकला ना टेस्टिस से, और मूछे यहाँ पर। कितनी बड़ी बात नहीं, ये सब चीजें। तो साइट अलग है और एफेक्टर ऑर्गन अलग हुआ कि नहीं हुआ, ये सब चीजें। सो इसलिए क्या लिखेंगे? द साइट ऑफ रिलीज is somewhere else than the target organ। और देखो, it coordinates फॉर बॉडी एक्टिविटी। ये धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा, बॉडी की ग्रोथ के लिए नहीं है, बॉडी एक्टिविटी एंड ग्रोथ दोनों के लिए, और ग्रोथ भी डायरेक्शनल। नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड ठीक है। तुमसे अगर कोई पूछे एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो ये बताना विच सेक्रीट्स इट्स जूसेस फ्रॉम डक्ट। इतना याद रहेगा कि नहीं रहेगा? और विच सेक्रीट्स इट्स जूसेस फ्रॉम डक्टलेस ग्लैंड इनटू ब्लड, इट इज एंडोक्राइन। ठीक है, जो डक्ट से करे वो एक्सोक्राइन है ना। और एंडोक्राइन क्या होगा? लिखे इस चीज को, endocrine glands are ductless gland। इनको डक्ट लिख दो, चाहे कहीं पर भी इसे क्या लिखा जाएगा? डक्ट। और ये सब आपको याद रखना पड़ेगा कि ये डक्ट जो है एक्सोक्राइन के लिए है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड। डक्ट का मतलब छेद होता है, डक्टलेस ग्लैंड जिसमें कोई इस तरीके का होल या ओपनिंग ना हो, ये सब ये है डक्ट। तो ग्लैंड हो लेकिन ओपनिंग ना हो, ग्लैंड में तो जूस होगा लेकिन ऐसा इतना फाइन पोर हो कि देख ही ना सके,
तब उसे डक्टलेस कहते हैं। ओके, ductless gland which release a chemical substance named as hormone, which is a chemical messenger, which release a chemical substance called hormone, that is केमिकल मैसेंजर है, रासायनिक संदेशवाहक, इनटू ब्लड, डायरेक्टली इनटू ब्लड में होगा। ओके, अब देखिए some of our glands are both endocrine as well as exocrine, तो उनके नाम लिखो। some glands which are endocrine as well exocrine, उनके नाम हैं पैंक्रियास, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन अमन कैसे ये बोर्ड हो गया? टेस्टोस्टेरोन तो हार्मोन होता है ना, तो ग्लैंड कैसे होगा? टेस्टोस्टेरोन, तो आप ये लिखे टेस्टीज, टेस्टीज में से टेस्टोस्टेरोन निकलेगा हार्मोन, लेकिन ये हमको सेकेंडरी ग्रोथ भी देगा और साथ में ये स्पर्म बनाने में भी मददगार है। तो इस तरीके से ये दोनों का काम कर रहा है ना। और कौन कौन से होंगे? इसी तरीके से हम कह सकते हैं ओवरी, ओवरी एग भी निकाल रहा और सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर भी दे रहा, हुआ कि नहीं? और कोई ख्याल में? और है कुछ क्या? पैंक्रियास तो हो गया, अग्नाशय हो गया, ठीक है। और कुछ होगा तो यही 3 ग्लैंड लिखनी है, अगर आएगा तो ऐसे होगा। चलिए ना, देखिए इनके बारे में 2 लाइन लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ग्लैंड है ना। क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, फिर आप पता नहीं। पैंक्रियास कैसे दोनों ग्लैंड है, बताओ जरा, तो पता चले कितना। हाँ सही है, तो लिखो इस चीज को, सही बता रही हो। इंसुलिन ब्लड की शुगर को तोड़ता है, और तोड़ेगा तो उसको ब्लड की शुगर को तोड़ देगा तो हम लोग जानते हैं पाइरूवेट बन जाएगा। पाइरूवेट बनने के बाद फिर आगे का माइटोकॉन्ड्रिया कर देगा। इंसुलिन इतना काम करता है इंसुलिन, ठीक है। तो इस तरीके से पैंक्रियास रिलीज इंसुलिन इन ब्लड which breaks down glucose into pyruvate and maintain blood sugar level. अगर ब्लड शुगर लेवल ना मेंटेन हो मैं तो क्या हो, ब्लड की डेंसिटी बढ़ जाएगी। जहां जहां चाशनी वाला ब्लड जाएगा, आंखों में जाएगा, एक ब्लड सही जाए और एक डेंसिटी वाला जाए तो कहीं पहुंच पाएगा क्या? सोच नहीं पाएगा। उसकी बॉडी में दीमक लग गया है, जिसकी बॉडी में इंसुलिन नहीं है। वो लोग फिर ऐसे करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, पैंक्रियास सहलाते रहेंगे कि थोड़ा इंसुलिन सेक्रेट कर दे, ऐसे ही करते हैं देखना। या फिर इंजेक्शन ही लगाते हैं ब्लड में कि सीधा इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। बहुत लोगों को हमने भी देखा है अपने जीवन में, कितने इंजेक्शन
तो ऐसा करते हैं, नहीं तो क्या है फिर डायबिटीज तो दीमक लग गया बॉडी में, शुगर वो कहीं अगर वो यूरिनेट कर देगा वहां चीटे ही चीटे हो जाते हैं। अब जरा देखो, इसके अलावा पैंक्रियाज क्या करेगा, इट रिलीजेस, क्या करता है बताओ, इट रिलीजेस एंजाइम्स, किसमें करता है, इनटू दैट इज duodenum of small intestine ना, so it releases lipase और कौन कौन से, ट्रिप्सिन और जो भी करता हो अमाइलेज भी, इनटू डाइजेस्टिव सिस्टम, वैसे तो स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब देखो इसके अलावा टेस्टीज क्या करेंगे, रिलीज टेस्टोस्टेरोन, which gives male secondary sexual characters आफ्टर प्यूबर्टी, यानी 12 से 14 साल की उम्र में जब स्पर्म रिलीज होने लग गया तो समझो अब उनमें फीचर्स आने लगेंगे प्यूबर्टी, ठीक है। उसके बाद आवाज क्रैक होने लग जाएगी, बच्चे पूछ लेते हैं आपकी दाढ़ी मूछ आ रही, हमारी भी आ रही, इसे इट इज द कंसर्न। और जो स्वेट है उसमें एक तरीके की फाउल स्मेल आनी, छोटे बच्चों के पसीने में बदबू नहीं होगी, जब भी प्यूबर्टी होगी उसके बाद स्मेल होगी, तभी तो डिओड्रेंट लगाने लगते हैं ना, दिस इज द प्यूबर्टी के बाद का ये। और जो भी हो, हाथों में बाल होंगे, सब जगह बाल आने लगेंगे, स्टिफनेस हो जाएगी, गोनाड हार्ड हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे, तो ये सारे कैरेक्टर्स कौन दे रहा है, ठीक है। आवाज में बदलाव आ जाएगा, छोटे बच्चे में लड़के लड़की की आवाज में ही पता नहीं चलता कि क्या अंतर है, कुछ फर्क पता चलता है, लेकिन जैसे ही उसमें स्पर्म रिलीज होने लगेंगे अब लगेगा कोई बड़ा बोल रहा है, तो द वॉइस क्रैक्स एंड डीपेंस, इतने सारे फीचर्स आने लगेंगे। तो ये सब कौन दे रहा है, दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स आफ्टर प्यूबर्टी। और दूसरी चीज क्या होगा बोलो, टेस्टोस्टेरोन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, responsible for release of sperm. Now, अब देखें ओवरी कैसे, ये चीज दोनों है, ओवरी रिलीज, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। एस्ट्रोजन बनाने वाला है, प्रोजेस्ट्रोन बिगाड़ने वाला, हर चीज को यही बनाता है, वो बिगाड़ देता है। And progesterone. Now, these gives us secondary sexual features. Secondary features. ठीक है, एंड बॉडी कंसर्न्स यही बताते हैं, बॉडी कंसर्न। छोटे बच्चे भिड़ जाया करते हैं, लेकिन तुम देखो 12-13 साल के लड़के, लड़कों का अलग ग्रुप बन जाएगा, वो लड़कियां भी बच बच के निकलेंगी, जहां पहले भिड़ जाया करती थी लड़कों से, अब उनका कंसर्न आएगा प्यूबर्टी के बाद, वो फिर उनको अपनी बॉडी का सेंस आ जाता है, और लड़कों में भी आ जाता है, वो अपने ग्रुप में रहते हैं। अच्छा, दिस गिव्स सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स। और ये कंट्रास्ट भी जरूरी है, क्यों जरूरी है, अगर तुम कह दो प्रियंका चोपड़ा से कि तुम कैटरीना कैफ से शादी करो, कहेंगे अरे वो बेकार की बैलट है, और नीग्रो से कर लेगी, काले भुजंग नीग्रो से, अफ्रीकन से, वो सुंदर लग रहा है उसको। कंट्रास्ट में ही ब्यूटी है। अगर तुम घर में भी देखो ऐसा होता है, घर में 3 दीवारें एक है, कंट्रास्ट की रखी जाती है, इसी में तो ब्यूटी है, इसी में ब्यूटी बता। और अगर सब एक जैसे लगे तो कोई किसी से शादी ना करे, कहीं इनको खिलाएं, हम तो अपना वेतन खुद खाएंगे, इनको कौन खिलाए। कंट्रास्ट हो तो पूरा दिन कहो जीने मरने को तैयार हो जाए, कंट्रास्ट में। और सब लड़कियों की शादी होती है, चाहे कैसा भी चेहरा हो, सब लड़कों की भी शादी होती है,
कैसे ये कंट्रास्ट करवा देता है। तो ये कहिए कि ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन के हाथ में सब कुछ। नाउ दिस गिव्स अस सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स। और क्या करेगा बताओ, ये कैसे देगा, ये ब्लड के थ्रू ही तो देगा। और दूसरा क्या करेगा बताओ, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ओवम। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ, अभी हम ज्यादा नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभी हम खुद एंडोक्राइन सिस्टम में आएंगे, इनके बारे में डिटेल से बताएंगे ना। वहां पूछेंगे कि एस्ट्रोजन क्या करता है, तो सब बताना पड़ेगा। अभी यहाँ जरूरी नहीं है, अभी तो तुमको बस इतना ही लिखना है कि कैसे ही है, नहीं तो ये आउट ऑफ ब्लड हुआ और ये इन ब्लड। इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी ना। चलिए, नाउ लेट अस कम टू एंडोक्राइन सिस्टम। The endocrine system. तो ब्रेन में ही हम लोगों ने कल देख लिया था। ब्रेन में वैसे 3 ग्लैंड्स होती हैं, तीसरी अमन कौन सी होती होगी? तुम तो चीजें जानते हो। ठीक है, चलिए। तो एक इसमें हम लोगों ने यहाँ देख लिया था अंदर में, ये ठीक करेंगे। एक जैसा कि मैंने बताया पिनियल ग्लैंड, इसका नाम लिखो, ठीक है। और दूसरा जो इधर थी वो हाइपोथैलेमस थी क्या, नीचे पिट्यूटरी होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, एंड दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए, अगली है ये विंड पाइप के ऊपर इस तरीके से एक तितली बनी हुई है और तितली में ऐसे 4 डॉट हैं। सो दिस इज बटरफ्लाई शेप, इट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड बनाओ फिगर इसका, बैठना नहीं है। और ये जो इसमें डॉट्स हैं वो पैराथायरॉइड ग्लैंड है। ओके, बनाइए, दिशिता बना रही है ना, बनाइए। That is parathyroid gland. Okay. इसके बाद ये विंड पाइप के बेस में जहां से ब्रोंकाई निकलते हैं वहां पर भी एक ग्लैंड है जिसका नाम है थाइमस। ओके, इसी के साथ में एक ऐसा पैंक्रियाज है। ओके, ना अब देखो, तो दिस इज पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में एंडोक्राइन में आएगा। भी बनाने को आ सकता है अगर थोड़ी जैसे थोड़ा भी विचार 10% की बायो लेनी है तो फिगर बनाया करो, ठीक है। अब ये देखो, ये मुकुट जैसा स्ट्रक्चर है,
ये देखो, दिस इज, इसका क्या नाम होगा? एड्रीनल ग्लैंड, एंड देयर आर, ओवरी होंगी तो ऐसे होंगी और टेस्टीज होंगी तो ऐसे होंगी। ओवरी और मेल फीमेल का हाइकिंग बना दिया। अब देखो दिस इज ओवरी, तो इस ओवरी को ही हमने दिखाया है। ये सब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये फिम्ब्रे लाइक स्ट्रक्चर है, फनल ऑफ ओविडक्ट है, फिर ऐसे ऐसे। तो हमने ओवरी का बना दिया, तो ओवरी ही दिखाई है यहाँ पे। ठीक है, इसी में से एक रिलीज होगा और फिर इसमें जाए। सही है, या तो इसमें से होगा, इसमें इधर किसी एक में से हर महीने होगा ओवरी। ओके, तो इसमें से होगा, तो ये ओवरी हो गई, एग रिलीज करेगी, मंथ में एक ही करेगी कोई। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से जो एक पाउच है जिसको कहते हैं स्क्रोटम, स्क्रोटम में क्या होगा? पेयर ऑफ टेस्टीज होगी क्या? तो दिस इज द पेयर ऑफ टेस्टीज। ओके, ऐसा होगा। बाकी यहां से क्या होगा? तुम लोगों ने तो अब तक पढ़ लिया होगा, एपिडाइडमिस सब जानते होगे, क्योंकि चैप्टर तो पूरा हो गया है ना, एपिडाइडमिस। तो फिर यहाँ इसके ऊपर ये क्या चीज थी? यूरेटर। तो ये इसमें से जो स्पर्म डक्ट निकली इसके ऊपर से ही आई होगी, और इसके ऊपर से आगे क्या हुआ होगा बताओ? यहां से सेमिनल वेसिकल से इसने क्या ले लिया होगा? न्यूट्रिशन, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से लिया होगा, और फिर इसके बाद यूरेथ्रा से निकल आई होगी क्या? ये बेसिक चीज तो पढ़ ली। और ये यहां से यूरिन का है, ये बात समझ आ गई? तो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन भी आ सकता है, उसी से स्पर्म निकलेगा। ठीक है, तो हमने टेस्टीज भी बना दी। देखो टेस्टीज है, इट इज एट द लोअर एब्डोमेन, और अगर ओवरी की बात की जाए तो ओवरी यहाँ पे होगी। सही है, तो ओवरी को ऊपर बनाना है और इसको नीचे बनाना है। तो इसमें स्क्रोटम में टेस्टीज, टेस्टिस के पीछे एपिडाइडमिस है जिसमें स्पर्म इकट्ठे रहते हैं, फिर स्पर्म डक्ट से होते हुए सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से ये यूरेथ्रा के थ्रू इजैकुलेट हो जाए। ओके, इनमें एक ही ओपनिंग है, कॉमन ओपनिंग फॉर यूरिनेटिंग के लिए और स्पर्म रिलीज। समझ में आ गई बात कि नहीं? फीमेल में अलग अलग है, यूरिनेटिंग के लिए अलग है और स्पर्म रिलीज के लिए अलग है। लेट अस सी वन बाय वन, सारे आपने देख ले कि कोई छूट रहा है, एक ये बच रहा था, इसका क्या नाम है? उत्कर्ष बोलो। लेट कर रहे हो? ओके ना, अब जरा देखो, a group of endocrine glands which produces hormones is known as endocrine system. Okay, a group of endocrine glands which produces hormones, various hormones. Different hormones have different purposes. Is called endocrine
सिस्टम अंतःस्रावी ग्रंथियों का समूह जिनमें से अलग अलग प्रकार के हार्मोन का स्रवण होता हो उन्हें अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। अब देखिए, लेट अस सी देयर पर्पसेस। pineal gland has no known function। pineal gland है लेकिन इसका भी फंक्शन पता नहीं। इट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल कभी तुम लोगों ने देखा ना, किसी किसी के यहाँ पूंछ निकली थी, जरा सी निकली रहेगी, तो ये वेस्टिजियल। अब पूंछ की कहाँ जरूरत है, हम लोग को हकाना ही नहीं पड़ता है। मच्छर मक्खी पहले हकाने के लिए होता था, लेकिन किसी किसी की जरा बड़ी हो जाती है, होती तो सबकी है ना वेस्टिजियल, तो उसका एक रिमेनेंट है पीछे, तो इसी तरीके से ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन। ओके ना, पिना ये वेस्टिजियल। अब इसकी क्या जरूरत है बोलो, पिना की जरूरत है, लेकिन आगे के लोगों में नहीं होगा, अभी है। ठीक है, अदरवाइज इससे हीट को डिसिपेट करते थे, अब जरूरत नहीं। पूरे शरीर में बाल होते थे तो हीट इससे निकलती थी, अब तो हम लोग के बाल ही नहीं, कपड़े पहनते हैं तो पूरे शरीर से हीट निकल रही है। और जानवरों में सब में बाल है लेकिन कान में बाल नहीं होंगे तो कान से हीट निकलेगी नहीं, इसीलिए तो पीना होता था, अब क्या जरूरत है पीना। तो इसी तरीके से पीनियल ग्लैंड क्या है, इट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। It has no known function। इसका कोई, कुछ साइंटिस्ट ने बोला है कि वीडियो देख के बताएंगे। चलो, हाइपोथैलेमस। it produces releasing hormones। And inhibitory hormones। And in this manner it controls the amount of hormone secreted by pituitary gland। वो रिलीजिंग हार्मोन, अगर इसमें ये ज्यादा रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा तो पिट्यूटरी और ज्यादा करेगा। ये फैसिलिटेट करता है, मतलब ये किसको रिलीज करवाएगा, ये स्विचिंग इन एंड स्विचिंग ऑफ सिस्टम। जब पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रहा है उसको स्विच ऑन कर दे, इनहिबिटरी रोक दे, स्विच ऑफ कर दे। कितना निकलना है या कितना नहीं निकलना, ये इसकी सेक्रेटरी है, ये डिसाइड करेगी कि बॉस को कहाँ जाना है या नहीं जाना। क्योंकि सर आपकी तो इतने सारे मीटिंग से आप नहीं जा सकते मंदिर में, बॉस नहीं जाएगा, उसको क्या मालूम उसकी डायरी में क्या लिखा है। तो inhibitory and it controls the amount of hormone secreted by pituitary gland। pituitary gland एक master gland, and in this way controls the amount of hormones secreted। ठीक है, by pituitary glands। इसका यही काम है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना। अब जरा देखो पिट्यूटरी ग्लैंड, सभी के हार्मोन के नाम ध्यान रखो। पिट्यूटरी ग्लैंड, वैसे जितने नाम हैं ग्लैंड के वही उनके हार्मोन के ही नाम पर है। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस पिट्यूटरी हार्मोन। तो ये कौन सा करेगी, पिट्यूटरी। ग्लैंड releases pituitary hormone which is also known as growth hormone। इसे क्या कहेंगे, ग्रोथ हार्मोन, which is also called growth hormone।
If it is released in larger amount तो उसे गिगनेटिज्म कहेंगे, बड़ा आदमी बन जाए, और कम अमाउंट में हो तो डॉर्फिज्म। देखो ये कितना बड़ा, ये कितना छोटा, दोनों साथ में हैं। एक पाकिस्तान का, एक जापान का, बड़ा है ना, उसके पैर से भी छोटा है। एक है गिगनेटिज्म और एक है डॉर्फिज्म। कम अगर रिलीज हो जाए तो डॉर्फिज्म, ज्यादा रिलीज हो जाए तो गिगनेटिज्म। गिगनेटिज्म एंड डॉर्फिज्म, ओके। देखो छोटा, now अब देखो, if it is released in larger amount it is called गिगनेटिज्म, if it is released in a smaller amount it is called डॉर्फिज्म। देखो इस चीज को, if it is released, दोनों ही अच्छे नहीं, it makes us tall, called ठीक है, गिगनेटिज्म एंड डॉर्फिज्म, कोई चीज को and if it is released in larger amount तो क्या होगा, we remain dwarf। एक बार और देख लें कि गिगनेटिज्म में क्या हो जाएगा। गिगनेटिक आप लोगों को पता होगा ना क्या होता है। एंटोनिम ऑफ डॉर्फिज्म। According to Textbook, after seeing the above explanation, we can say that giant is the opposite of dwarf. गिगेंटिज्म, गिगनेटिज्म नहीं है, क्या बोल रहा है, गिगेंटिज्म। इसको ए और एन इधर करना, गिगेंटिज्म, ठीक है। एक है डॉर्फिज्म और एक गिगेंटिज्म। चलिए, नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। आज छोटी क्लास रखेंगे, आज 7 ही बजे छोड़ देंगे। ध्यान देना पड़ा है भाई, जिन घोड़ों को आपको चलाना है, अगर उनको तो ख्याल नहीं रखोगे तो क्या होगा। छुट्टी है, कल का बता, कल का कौन जाता रोज रोज फिर मेहरबानी मांगो। सुबह की छुट्टी रखना है, एक ले लें क्लास। बताओ अर्चिता, तुम बताओ। हम तो चाहते हैं रखना। हाँ, दोपहर के बाद ही बनेगी, इससे अच्छा पढ़ लो। वो तुम्हारा रिप्रोडक्टिव चैप्टर 10 क्लास लेगा। जैसे कब नहीं आ रहा है? अभी 20 तारीख से पेपर में 20 को तो एक दिन का पेपर है। वो एक दिन का पेपर मैं बता रहा हूँ कि ये काफी दिनों तक चलेगा। अगर इसमें ऐसे हम लोग मौके नहीं देखेंगे तो फिर चला जाएगा। तुम्हारी उपलब्धि है। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, शाम को भी रखोगे ना फिर नहीं रखेंगे, शाम छोड़ देंगे। शाम को मजे करो। 10 से
12:30 तक बस, ज़्यादा नहीं। इससे अच्छा तो नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा तो दया नहीं दिखाई जा सकती। फिर 2 बार करनी पड़ेगी, अगर 10 से 12 करेंगे फिर शाम को बुलाएंगे, एक बार कर लो क्लास, सही है क्या? ट्रायंगल आ रहा है क्या? तो 6 सवाल करवा देंगे कल आते ही, आपका काम भी बने हमारा भी बने, सही है। 6 सवाल वो करा देंगे, फिर इसको करा देंगे। ये कैसा ओवरऑल पेन है, अच्छा नहीं लगा। अब सही, अब देखो फिर भी ये लंग्स बड़ी है, चलिए अब सही। नाउ सी, दैट इज पैंक्रियाज हो गया। देखो थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड इट इज, ये कहाँ पे है चेक करो, तो थोरैक्स में या नेक में होगी ना, उसके ऊपर विंड पाइप के ऊपर। सो इट इज अटैच्ड टू विंड पाइप ऑफ बॉडी, इट इज अटैच्ड, बोलो आप बोलो, हाँ इट इज अटैच्ड, बताइए दोनों में लार्ज लिख दिया। एक लार्जर कुछ तो ठीक करो, स्मॉल कर दो ना। ऐसे ही 9th में भी एक लड़की है, वो कहती है सर पानी लगे, पानी देख के हंसने लग। हम कहते हैं अजीब है, हर्षिता है उसका नाम। जितनी बार पानी भरता है वो इतनी हंसती है ना, और 10 मिनट तक हंसेगी। चलो, नाउ इट इज अटैच्ड टू विंड पाइप ऑफ बॉडी and it releases thyroxine hormone. Releases thyroxine hormone. वो अभिषेक बच्चन की एक पिक्चर नहीं, वो पानी से बच गया उतनी बार वो उछलता है, भूल भुलैया। हाँ आइए अक्षय कुमार। सो आयोडीन, इसमें क्या होगा, इट रिलीजेस थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन इज रिलीज्ड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई तो हमारी बॉडी में क्या होगा, थायरोक्सिन रिलीज नहीं होगा। थायरोक्सिन हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल करता है। ऐसे में घेंगा रोग हो जाएगा, गोइटर। पहले क्या होता था, जो नमक होता था उसमें आयोडीन होता ही नहीं था। इतने लोग दिखते थे 20-25 साल पहले कि कईयों को घेंगा रोग हुआ करता था, लेकिन सरकार ने कंपलसरी कर दिया जितनी नमक की एजेंसी है सब आयोडीन डालो, तब से बंदी हो गई रोग। चलिए, और अभी आयोडाइज्ड सॉल्ट तो सारे ही आते हैं, तो कोई इतना बोलने नहीं, तो पहले लिख के दिया जाता था आयोडाइज्ड सॉल्ट इज कंपलसरी। सो दिस हार्मोन कंटेन्स आयोडीन, इसी में आयोडीन होता है, कंटेन्स आयोडीन, तो इसमें आयोडीन होगा, ओके। एंड इसका काम क्या है, इट कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। थायरोक्सिन क्या करेगा, थायरोक्सिन हमारी बॉडी में अगर रिलीज हो गया तो थायरोक्सिन कंट्रोल रेट ऑफ उनके डाइजेशन। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है, बोलिज्म कितना टूटना और बनना, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। ये बात तुम्हें पता चली कि हम लोग प्लांट प्रोटीन खाते हैं, दाल वाला प्रोटीन, लेकिन बन जाता है एनिमल प्रोटीन। दाल का प्रोटीन तो खड़ा रहता है वो पौधा, और हम चलते फिरते रहते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये कैसे हो पाता होगा, उसको टूट के एमिनो एसिड बना और उससे फिर नया बना। समझ में आई बात कि नहीं, प्रोटीन। तो आज का पेपर तुमने अर्षिता ठीक किया साइंस सेक्शन,
थोड़ा बुक में पढ़ना भी चाहिए, यानी कि अलग अलग क्या क्या है। हमने बुक से कंटेंट कुछ दिए हैं, देखते हैं कि है ना, उससे पता चलेगा कि क्या छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान रखते हो। ऐसा केस स्टडी में इस तरीके के बेस्ड आते हैं तो मुझे वो भी चाहिए। चलिए ओके, तो ये क्या करेगा बताइए, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट को करेगा। इन केस आयोडीन इज प्रेजेंट इन आयोडाइज्ड सॉल्ट, वी शुड टेक आयोडाइज्ड सॉल्ट। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसे इसमें देखा, सो आयोडीन और कहीं से हमें मिलेगा ही नहीं, आयोडीन इज प्रेजेंट इन आयोडाइज्ड सॉल्ट। ओके, इन डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन क्या करेगी बताइए, deficiency of iodine cause less secretion of, फिर ये कम निकलेगा ना, secretion of thyroxine, less secretion होगा, and we will suffer with swollen neck, goiter और गलबंद। ठीक है, या कंठमाला भी तो उसको कहते हैं ना। We will then suffer with, ऐसा बुक में फिगर बना है, with goiter, swollen neck, ओके, क्योंकि अल्टीमेटली इससे लोगों की डेथ हो जाती है। तो सही नहीं होता कभी, इसका कोई इलाज नहीं, ठीक है। तो आपने देखा होगा, इस तरह से नहीं देखा, अभी अभी जो फिगर दिखा उसमें नहीं देखा गिग्नेटिज्म के बगल में, ये देखो, खाना पीना दिक्कत होती है कि हमारी किराएदार की उसकी डेथ होती है। आजकल तो मैं 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अभी की बात, 20 साल पहले मरी वो। कंठमाल। चलो अगला देखिए, सो हमको आयोडाइज्ड साल्ट लेना चाहिए। ओके, नाउ आयोडाइज्ड साल्ट कंटेन्स पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइज्ड उसमें अलग से मिलाया जाता है, सॉल्ट कंटेन्स पोटेशियम आयोडाइड। जो गरारे होते हैं वो सब भी आयोडीन के होते हैं। आयोडीन जो तुम लोगों को नहीं आता गार्गल की नीचे की, वो नहीं, नमक वाली नहीं, अलग से आयोडीन सोल्यूशन नीचे मिलता है। वो गरारे जैसे कभी टॉन्सिल्स हो जाते हैं तो आयोडीन सोल्यूशन से इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो उसी वजह से हो रहा है, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ठीक ठीक काम नहीं कर रही है तो गला एक्टिवेट नहीं है। उसको तो कई बार लोग पी भी लेते हैं कि थोड़ा आयोडीन तो अंदर जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। आयोडीन को ही अल्कोहल में मिलाकर के हम टिंचर ऑफ आयोडीन बनाते हैं। आयोडीन तो हमारी बॉडी के लिए वैसे भी सही है, उसको शराब में मिला दो थोड़ा आयोडीन, आयोडीन रखा है, बच्चों को दिखाते हुए गटक पी लेते हैं, चला जाए। आयोडीन की बोतल दिखाई ना, सप्लीमेट हो जाती है हाथ पे रखते, कई बार दिखाई, तो वो आयोडीन तो अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, थोड़ी मात्रा में आयोडीन पपीते में मिलता है। नाउ पैराथायरॉइड ग्लैंड, उसी के ऊपर है। Parathyroid gland are embedded in thyroid gland and it releases parathormone. Thyroid releases thyroxine. Parathyroid releases parathormone. It is
एम्बेडेड ऑन थायराइड ग्लैंड में, ये तितली नुमा है, इसके 4 ऐसे डॉट है, ग्लैंड। इट रिलीजेस पैराथार्मोन, पैराथार्मोन निकालेगा। अब देखिए, इट रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल ऑफ ब्लड। इट रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, लेवल ऑफ ब्लड। ये तो तुमको मालूम है ना, हमारी जो बोन मैट्रिक्स है ये कंटिन्यूअसली डायनेमिक है। हमने बताया था बोन मैरो बना हुआ है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसी के नीचे में ये एक जगह है, ब्लड बनता है, आरबीसी। उसी में कैल्शियम और फास्फोरस घुलते रहते हैं। जो ऑस्टियोसेल्स है ना, बोन सेल्स, वो घुलती रहती है और नई बनती रहती है। ये नहीं कि परमानेंट नहीं है, वो बनती भी घटती है। समझ आएगी नहीं, बोन सेल्स। तो इसलिए कहाँ से उनको कैल्शियम और फास्फोरस मिलता होगा? इट इज फ्रॉम ब्लड। तो ब्लड में कितना लेवल होना चाहिए? ब्लड को थोड़ी ना काम, वो ले जाती है बोन के लिए, बोन में। समझ में आ गई बात? तो ये चीज। अब देखो, तो ये पैराथायराइड ग्लैंड ये करेगी। थाइमस ग्लैंड मयंक क्या करती होगी? दिव्या को पता हो, दिव्या हर चीज जानती है। नहीं बताओ, थाइमस ग्लैंड को बताओ, ये कहाँ पाई जाती है? लोअर पार्ट ऑफ नेक एंड अपर पार्ट ऑफ चेस्ट। इट इज लोकेटेड एट, थोड़ा देख के ही बता दो, नेक एंड अपर पार्ट ऑफ चेस्ट। या ये भी कहा जा सकता है कि ये जो पाई जाती है, ये जहाँ एट द बॉटम ऑफ विंड पाइप ना, लोअर पार्ट ऑफ विंड पाइप पे तो होती है। ऐसा ठीक है। इट रिलीजेस थाइमस हार्मोन। इट रिलीजेस थाइमस हार्मोन। और इसका काम क्या है? ये which is responsible for immune system of body. It is large in child but shrinks after puberty. बच्चों में ज्यादा इम्यून सिस्टम है। बच्चों को नहीं लगा ये टीका जो कोरोना का था। मोदी ने कहा बच्चे तो लड़ लेंगे, बड़े नहीं लड़ पाएंगे, इनके पास थाइमस ग्लैंड नहीं है, थाइमस हार्मोन नहीं सेक्रेट करते, इनको लगाओ। पहले बूढ़ों को लगाया, फिर एडल्ट को लगाया, बोले अब बच्चों तुम भी आ जाओ। उनके पास इम्यून सिस्टम था तब भी लगा दिया। समझ में आया? तो ये किस में ज्यादा बताओ? थाइमस हार्मोन क्या करता है? विच डेवलप्स इम्यून सिस्टम इन बॉडी। ये बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता को, विच डेवलप्स सिस्टम इन बॉडी। बच्चा दीवार को खुरच खुरच के खाता है, माँ कहती खाने दो उसके तो थाइमस ग्लैंड है, बोलती नहीं, उसको नहीं रोकती है, और मुंह पोछ पे चल देगा। भाई जब तक थाइमस ग्लैंड बड़ी है उसको किस चीज की चिंता ना। सो इट इज लार्ज इन चाइल्ड बट श्रिंक्स, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं आफ्टर प्यूबर्टी, श्रिंक्स आफ्टर puberty. Next is pancreas. It is below the stomach. Stomach के नीचे है. It is below the stomach. ये देखो. ये स्टमक है और स्टमक के पीछे पैंक्रियास।
ये देखो, स्टमक आगे, पीछे क्या है, इसी को अग्नाशय कहते हैं, खाना यही पचाता है। जिसका पेंक्रियास ज्यादा एक्टिव है वो पत्थर को भी चबा जाए, पचा ले। ठीक है, वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा ही था। जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जहां पटा वहीं रहेगा, ये थोड़ी कि एंडोक्राइन में अलग चला जाएगा, वहीं है अभी भी। पैंक्रियास, सो इट इज जस्ट बिलो स्टमक, और ये क्या करेगा? Now it releases insulin. In blood, जो क्या करेगा? Which lowers, जो किसको लोअर कर देगा? ब्लड शुगर लेवल, किसको लोअर कर देगा? Which lowers blood sugar level. ठीक है। Now, it also, मतलब ये किसको कंट्रोल करता है? It controls the metabolism of sugar, ना? It controls the metabolism of sugar. लेकिन शुरू में तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, छोटे बच्चे कितनी भी शुगर कैंडी खाएं, उनके में पैंक्रियास बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा इंसुलिन से। लेकिन 40 साल के बाद ये समस्या आ जाएगी। क्या होगा? एट ओल्डर एज पैंक्रियास बिकम्स लेस एक्टिव, इट सेक्रीट्स लेस इंसुलिन, सो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीजेस। दिस इज कॉल्ड डायबिटीज। ओके, एट ओल्डर एज। कोई कोई बच्चों को भी तो होता है ये डायबिटीज। हाँ। At older age pancreas becomes, फिर हेरिडिटरी होगा, पेरेंट्स का होगा तो फिर होगा लेस एक्टिव, सो इट रिलीजेस लेस। फिर इसमें इनाम मिल जाएगा अगर कहीं पर बताओ कि भाई मुझे डायबिटीज है, रिसर्च होने लगे। It releases less insulin. फिर क्या होगा बोलो? Now ब्लड शुगर नहीं टूटेगी, ब्लड शुगर is not broken down, और फिर चीनी बेचो। Now less insulin, now blood sugar लेवल इंक्रीजेस। इससे क्या होगा? ब्लड में अगर अब तुम खुद ही सोचो, पानी ज्यादा पतला होता है कि चाशनी? पानी को हार्ट पंप कर ले, चाशनी को पंप करवाओ, कर पाएगा? वो इतना विस्कस गाढ़ा हो जाएगा। और वो सबसे फाइन कैपिलरीज तो दिमाग में होती है, लाखों नसें हैं, वहां ब्लड ही नहीं पहुंच पाएगा। आप देखो जो डायबिटीज, वो सोच ही नहीं पाता है किसी से, वहां खून ही नहीं पहुंच पाया, इतना गाढ़ा हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, शुगर लेवल इंक्रीजेस, विस्कोसिटी, गाढ़ापन। विस्कोसिटी समझते हो? द फ्लोइंग कैपेसिटी ना, यानी हिंडर टू फ्लो। जैसे शहद ज्यादा विस्कस है, पानी लेस विस्कस है ना, तो विस्कोसिटी इंक्रीजेस। विस्कोसिटी बोलूं तो थिकनेस, थिकनेस ऑफ फ्लूइड समझते हो? थिकनेस इंक्रीजेस। ब्लड डेंसिटी क्या होगी बोलो? डेंसिटी इंक्रीजेस। नाउ इट कैन नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं कर पाएगा, कैन नॉट फ्लो प्रॉपरली इन बॉडी, यानी सर्कुलेट नहीं कर पाएगा। इट इज कॉल्ड मधुमेह। इसको क्या कहते हैं?
इसके किसी भी हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा पंपलेट और चार्ट इसी के एंटर करते ही मधुमेह जैसे शहद पिला रहा हूँ, मधुमेह, ठीक है। इट लीड्स टू मैनी डिसीजेस, ये क्या करेगा, लीड्स टू हार्ट अटैक, जीरोथैल्मिया रतौंधी, ठीक है, लॉस ऑफ साइट, आई साइट, ये रतौंधी है, रात को नहीं दिखेगा, ब्लड प्रेशर, इरेगुलरिटीज, ब्लड प्रेशर इरेगुलरिटी समझते हो, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक के बाद वो XCR लिखा है। ज़ेरोथैल्मिया, इतनी सारी चीज करेगा। इतना ही रखो, आगे और भी चीजें देखो, कल देखो। क्या